Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है श्री राम IAS के यूट्यूब चैनल पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम जून महीने को कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कि इस पर्टिकुलर सीरीज में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में था या बज़ में था किसी रिपोर्ट के वजह से या कोई अनाउंसमेंट के वजह से, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम एक बार देखते हैं, समझते हैं और क्या रिपोर्ट था उसको भी एक बार वी जस्ट एनालाइज इट अगेन। मेजर जो ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में थी कहीं ना कहीं रिलेटेड है यूएन के साथ, तो यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा। चाहे वो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो या GS2 के पर्सपेक्टिव से हो, ये ट्रेंड देखा गया है कि देयर इज ऑलवेज अगेन a lot of focus on UN related questions, that is उनके specialized agencies हो जाएं या उनके related organizations हो। तो आज भी इस सीरीज में हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करने वाले हैं। इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस ने जून महीने में पर्टिकुलरली कई सारे रिपोर्ट्स रिलीज की थी एंड आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि भाई ये रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है या इस ऑर्गेनाइजेशन का ये जो कौन सा रिपोर्ट रहा है जहाँ पे ये पर्टिकुलर की फाइंडिंग रहा है। तो इसी वजह से रिपोर्ट्स, की फाइंडिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा ध्यान से आपको कवर करना चाहिए, स्पेशली फॉर फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। एज यूजुअल मैं ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में। कोई भी अगर आपका डाउट रहा या क्वेरी है, आई एम देयर ऑन टेलीग्राम एंड आई कैन रिजॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल एट दैट फोरम। आते हैं पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि पैराग्वे 100 कंट्री बनता है टू बिकम अ फुल मेंबर। तो आज के दिन मतलब 100 कंट्रीज आव नाउ बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जो पैराग्वे के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ही इज द वन टू गिव द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन होता क्या है? कंट्री जाके साइन तो कर देता है बट बाद में जाके अपने पार्लियामेंट से अप्रूवल के बिना वो से जो साइन किया हुआ ट्रीटी का कोई मायने नहीं रहता है। तो जब पार्लियामेंट इसको अप्रूव करता है उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन आता है जो कि जाके दिया जाता है मेन कंट्री को या मेन ऑर्गेनाइजेशन को। तो वही चीज़ पैराग्वे ने भी किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन हैंड ओवर किया है एंड इससे ये होता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि अगेन लेड बाय इंडिया है, वहाँ पे आज के दिन 100 मेंबर्स हो चुके। सो इट इज इंक्रीजिंग, द नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड इट इज again a push by India to move towards, to transition towards renewable energy, in this case the solar energy, right? Objective क्या है? solar energy को globally डिप्लॉय करना है आज के दिन। एज आई सेड 100 मेंबर कंट्रीज है, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। फिलॉसफी क्या है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। इनिशिएटिव्स इसके कई सारे अभी शुरू होने लगे हैं। सोलर एनर्जी कॉस्ट को रिड्यूस करना, मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज करना, अलॉन्ग विद इट सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन को भी मूव करना। सो दिस इज व्हाट इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट आते हैं नेटो पे। तो नेटो ने डिसाइड किया है, जो नेटो का काउंसिल है उन्होंने डिसाइड किया है डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट को नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा। सो बेसिकली द एंटायर फोकस विल बी ऑन डच। डच इज विच कंट्री? Which country do you think when we say the word Dutch it indicates? ठीक है, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना कि कौन सा कंट्री है जिसको हम डच कहते हैं। अब which again means the Secretary General coming to Europe will lead to a division between US led and Secretary General coming from Europe. फ्रिक्शंस तो आने वाले थे, ये पता ही था विद डोनाल्ड ट्रंप कमिंग इन, बट नाउ विद द सेंटर ऑफ गवर्नेंस ऑल्सो इन यूरोप इट इज गोइंग टू लीड टू मोर फ्रिक्शन कमिंग इन। तो नेटो के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव डिफेंस का, जो कि आपके आर्टिकल 5 में है। एंड आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर आप एक के अगेंस्ट अटैक करोगे तो सारे साथ में आ जाएंगे। नेटो आपको पता ही है कि न्यूज़ में बहुत सारे रीजंस के वजह से थे। पहला रीज़न ऑफ कोर्स ये था कि यूक्रेन को नेटो का मेंबरशिप चाहिए था बट उसको मिला नहीं अभी तक।
दूसरा जो रीजन था वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में बार बार यही कह रहे थे कि अब फाइनली वो नेटो अलाइज से फुल पैसे लेने वाले हैं वेपन्स के लिए, फ्री राइड खत्म हो चुका है, right? So there's a constant elaboration on this NATO membership and NATO partnership throughout this year. Again, news June महीने में इसीलिए था because of the Secretary General of NATO being from the next Secretary General is the Dutch Prime Minister. तो again NATO के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए. Next is the Gulf Cooperation Council. Gulf Cooperation Council 6 Gulf countries से बना हुआ है. So let's get the numbers correct, names correct, okay. Okay, पेन नहीं आ रहा है, बट ठीक है, लेट्स गेट देम एक एक करके. आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हो तो कीप राइटिंग इट. फर्स्ट इज सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया के बाद आता है कुवैत, कुवैत के बाद आता है कतर, कतर के बाद आता है सऊदी अरेबिया, कुवैत, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई और उसके बाद ओमान, राइट. सो आपके 6 कंट्रीज आते हैं, 6 जीसीसी कंट्रीज हैं. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल उसको कहा जाता है. एंड जीसीसी अगेन लास्ट ईयर बहुत रीजंस के वजह से न्यूज में था. तो एक जो मेजर रीजन था वो ये था कि इंडिया और जीसीसी के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, स्पेशली इंडिया यूएई रिलेशंस आर गेटिंग इंप्रूव्ड, राइट. तो इतने विजिट्स जो हुए थे लास्ट ईयर, इतने जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात करो, ट्रेड ट्रीटी की बात करो, बैप्स मंदिर की आप बात करो, तो कई सारे मेजर इनिशिएटिव्स, माइलस्टोन्स हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएई, जिसकी वजह से इंडिया जीसीसी रिलेशंस भी इंप्रूव हो रहे हैं. एंड इस इंप्रूवमेंट का जो मेजर सिग्नलिंग है वो ये है कि सऊदी अरेबिया, यूएई साथ में आके इन्वेस्ट करने लगे हैं इंडिया में. सो द एफडीआई फ्लो फ्रॉम दिस जीसीसी हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली. अब ये जो जीसीसी एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा भी जाती है, दैट इज टू वर्क. ब्लू कॉलर्ड हैं एंड डायस्पोरा रेमिटेंसेस भेजती हैं. तो मेजर चंक ऑफ रेमिटेंसेस एक्चुअली कम फ्रॉम द गल्फ एरिया, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट जीसीसी, जैसे कि ये इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन रहा है इंडिया के लिए. अब स्ट्रैटेजिक पार्टनर जब भी हम कहते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, राइट. तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से 2024 को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इंडिया का क्या रोल रहा. आपको याद होना चाहिए कि हुतीज ने, दैट इज जो यमन में है, उन्होंने रेड सी पे अटैक किया था. देयर वाज अ कांस्टेंट अटैक ऑन द कमर्शियल शिप. साथ में उसी समय पे पायरेसी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था. एंड उस हुतीज को रोकने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन पोसाइडन आर्चर और कई सारे प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, कई सारे ऐसे ऑपरेशंस लॉन्च किए थे. बट उसी समय पे इंडिया ने भी एंटी पायरेसी के साथ साथ खुद भी वहां पे कई सारे शिप्स भेजे थे टू एस्कॉर्ट कमर्शियल शिप्स सेफली. इंडिया ने हुतीज के अगेंस्ट पे कोई भी अग्रेशन नहीं दिया था, कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं रिलीज किया था, बिकॉज हुतीज आर एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स फाइनेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय ईरान. तो हम ईरान के अगेंस्ट तो जाना नहीं चाह रहे थे, तो इसीलिए हुतीज के अगेंस्ट हमने कुछ नहीं बोला था. बट हमने कमर्शियल शिप्स को, जो भी शिप्स थी वहां पे, हम उनको अगेन सेफली एस्कॉर्ट कर रहे थे. साथ में एंटी पायरेसी का भी हम लोग वहां पे कर रहे थे. इसी दौरान एक अंडरस्टैंडिंग आया कि भाई इंडिया इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स बीइंग अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन ऑफ इंडियन ओशन, जो आपका गल्फ एरिया है वहां पे. एंड यहाँ से अगर आप देखते हो तो कई जीसीसी कंट्रीज, स्पेशली ओमान हो जाए, आपका यूएई हो जाए, इन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया और इंडिया को सपोर्ट करने पे आ गए कि भाई हाँ, इंडिया जो कर रहा है वो एक्चुअली में सबके भलाई के लिए है. इंडिया इज एक्चुअली अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दीज वाटर्स. तो वहां पे एक स्ट्रैटेजिक कंपोनेंट आ जाता है. ओमान ने तो पोर्ट डुकुम दिया ही हुआ है फॉर यूज. यूएई ने भी बात शुरू कर दिया है टू स्ट्रैटेजिकली हेल्प इंडिया, at least when it comes to the net security provision in this waters. तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना जरूरी है कि जीसीसी के साथ इट्स नो लॉन्गर जस्ट डायस्पोरा, नो लॉन्गर जस्ट एनर्जी सिक्योरिटी, इट इज नो लॉन्गर जस्ट
trade, but it is now moving towards a strategic component as well. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जीसीसी के बारे में ये भी आपको जानना चाहिए कि जीसीसी जो है कहते हैं कि प्रेसिडेंसी रोटेट करता है एनुअली, बट जो बड़े भैया हैं वो सऊदी अरेबिया ही हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल उन्हीं के पास है, प्लस रिलीजियस जो आपका लोकेशन है मक्का और मदीना सऊदी अरेबिया में लाई करता है, इसके वजह से वो सोशल पावर भी उन्हीं के पास है, राइट। सो जीसीसी के बारे में इतना काफ़ी है, यू शुड जस्ट बेसिकली नो अबाउट व्हाट इज इट। आते हैं नेक्स्ट न्यूज वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था, दैट इज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जहां पे ये प्रेडिक्ट किया गया है कि इंडिया इज टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ग्लोबली with a projected GDP rate, a growth rate of 6.6% for financial year 2025. ठीक है, तो ये की फाइंडिंग आपको आना चाहिए, रिपोर्ट का नाम आपको आना चाहिए। जो वर्ल्ड बैंक के दूसरे और रिपोर्ट्स हैं जैसे कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट सालाना 2 बार रिलीज होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो की फाइंडिंग्स है पर्टिकुलर रिपोर्ट में जून 2024 में जो आई थी, उन्होंने ये कहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन दिखा रही है पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के बाद 2024 में, जहां पे अगर आप देखोगे ग्लोबल इन्फ्लेशन का एक स्लोअर मॉडरेशन आने वाला है, 3.5% एवरेज करेगा। साउथ एशिया रीजन में देयर इज गोइंग टू बी अ डिक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, बट इंडिया का रहने वाला है 6.6% ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल 2025। तो यहाँ पे इंडिया इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी पे एक पॉजिटिव अप्रोच दिया गया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने। आते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगेन 2 रीजंस की वजह से लास्ट ईयर न्यूज में था, एक था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जो सालाना रिलीज होता है, साथ में दावोस का जो समिट होता है उसमें इतना कुछ चर्चा होता है, सारे लीडर्स पहुंचते हैं, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर चर्चा रहता ही है। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट का पार्टनरशिप है, राइट। और वहां पे आज के दिन इतना पावरफुल बन चुका है WEF कि जब सालाना दावोस का समिट होता है तो सभी मेजर लीडर्स आती हैं एंड मेजर डिस्कशन पॉइंट्स होती हैं वहां पे, विच देन लीड्स टू अ लॉट ऑफ बज अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रहा है वही सेम चीज, नथिंग सो अनप्रेडिक्टेबल, कि परसिस्टेंट जेंडर इनइक्वलिटी रहा है। अब जो जेंडर पैरिटी है वो 4 की डायमेंशंस में देखी जाती है। एक है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो दिस इज द 4 की डायमेंशन जिस पे आपका स्टडी होता है। तो इस बार देखा गया है कि भाई 101 कंट्रीज जो कवर की गई हैं, गैप हैज 0.1% से इंप्रूव हुआ है, बट कोई भी कंट्री फुल जेंडर पैरिटी में आई नहीं है। इंडिया को 129 माना गया है इस साल के इंडेक्स में, ये प्रीवियस एडिशन से कम है, देयर इज अ डाउनफॉल इन दिस। अब यहाँ पे हमेशा एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, क्या ये रिपोर्ट्स बायस्ड होती हैं? मैं हमेशा इसमें जवाब में देती हूँ, कोई भी रिपोर्ट ऐसे ही नहीं बनता है, कोई ना कोई फंडिंग करता है, राइट। somebody is funding this report, somebody is funding these forums, and जो भी फंड कर रहा है वो ऐसे ही भलाई के लिए नहीं फंड कर रहा है, कुछ ना कुछ अपना नरेटिव पुश करने के लिए कर रहा है, राइट। तो जब भी आप ऐसे रिपोर्ट्स को देखते हो, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आंसर्स में यूज कर सकते हो, एवरीथिंग इज फाइन, बट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना कि देयर इज ऑफ कोर्स अ बायसनेस टुवर्ड्स इट, ठीक है, देयर इज ऑफ कोर्स अ सब्जेक्टिविटी टुवर्ड्स इट, बिकॉज आप अगेन देयर इज एन एजेंडा बिहाइंड इट, देयर इज समबडीज मनी इन्वॉल्व इन इट। एंड जो फाइनेंस होती हैं, जो फाइनेंस अकाउंट्स कभी भी क्लियर नहीं होती है, कभी भी ओपनली डिस्कस नहीं की जाती हैं, यहाँ पे बहुत सारा ब्लैक मनी के थ्रू में इन्फ्लुएंस होता है, राइट। सो इसी वजह से अगेन ऐसे रिपोर्ट्स को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आते हैं नेक्स्ट WEF के बारे में। एज आई सेड, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन है, कई सारे रिपोर्ट्स रिलीज करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ठीक है।
सो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट WEF रिलीज करता है। अब आते हैं UNSC पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे। जो न्यूज़ था, अगेन पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा बने हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN। तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस न्यूज़ इन प्लेसेस इन न्यूज़ ऑल्सो, क्योंकि पाकिस्तान का एक मेजर स्टेटमेंट था कि हम UNSC का कोई रिफॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, UNSC में नॉन परमानेंट मेंबर्स का नंबर बढ़ाना चाहिए रादर देन परमानेंट मेंबर्स का। जैसा है 5 मेंबर्स वैसे सही है, द बैलेंस इज राइट। तो जो इतने साल से इंडिया पुश कर रहा था फॉर रिफॉर्म इन द UNSC टू इंक्रीज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स, पाकिस्तान हैज पुट अ स्टॉप टू इट। नाउ अगेन ये इंपॉर्टेंट है, नॉन परमानेंट मेंबर्स आर, उनके पास बहुत ही कम पावर रहता है, वीटो पावर तो है ही नहीं। जब हम बात करते हैं प्रोसीजरल डिसीजन मेकिंग का UNSC में, तब हाँ उनकी वोट देखी जाती है। कोई भी सब्सटैंटिव वोट में इनका कोई से नहीं रहता है, वोटिंग ली जाती है, बट एक वीटो आ जाए तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, 2 साल के लिए रहेंगे, उसके बाद फिर से कोई ना कोई आएगा। इट इज़ अ कंटिन्यूअस थिंग। पाकिस्तान का एजेंडा जब वो चेयर बनने वाले हैं इस कमिंग समर्स में, कुछ ही महीनों में, उस समय पे उनका आइडिया है कि वो टेररिज्म को लेके बात करेंगे। अगेन एन आयरनी ऑन दैट मैटर, बट उन्होंने कहा है कि वो टेररिज्म पे बात करेंगे। दे आर गोना टॉक मोर अबाउट हाउ इट इज डाइवर्टिंग फंड्स फ्रॉम इम्पॉर्टेंट इश्यूज एंड कंट्रीज शुड फाइट दिस टुगेदर। ठीक है, अगेन आयरनी। आते हैं नेक्स्ट यूनिसेफ के रिपोर्ट पे, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024। अगेन नथिंग अनयूजुअल। ये सभी को पता है जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, जिस तरीके से इतना सारा वायलेंस है अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस जियोपॉलिटिक्स, सीवियर लेवल ऑफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी होने ही वाला था, राइट। ग्लोबल इम्पैक्ट में देखा जाए तो 1 in 4 चिल्ड्रन अंडर 5 worldwide is facing severe food poverty. 2/3 or 181 million young children are living in severe food poverty in South Asia and Sub-Saharan Africa. जो 65% ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन सीवियर फूड पॉवर्टी है वो 20 कंट्रीज में है, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कोट दिवोर, DRC, इजिप्ट, इथोपिया, घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, युगांडा, तंजानिया एंड यमन, राइट। उसके अलावा जो उन्होंने बोला है कि 97 मिलियन ऑफ द पीपल इन सीवियर फूड पॉवर्टी लिव इन मिडिल एंड अपर इनकम हाउस होल्ड्स। तो ये यूनिसेफ का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को भी लेके आए हैं, जहां पे चिल्ड्रन आर लिविंग इन सीवियर फूड पॉवर्टी। तो अगेन यू शुड नो व्हाट इज सीवियर फूड पॉवर्टी एंड व्हाट कैन बी डन टू एलिविएट इट। यूनेस्को में आते हैं। यूनेस्को ने भी अपना 2024 में स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट रिलीज किया था, जहां पे क्रूशियल इंसाइट्स मिलता है ऑन द करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल ओशंस, जिसके ऊपर जो की फाइंडिंग्स हैं वो ओशन वार्मिंग के ऊपर है कि रेट हैज डबल्ड इन 20 years, हॉटस्पॉट्स अबव 2% देखा गया है इन मेडिटेरेनियन, ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन एंड सदर्न ओशन पे। सी लेवल्स आर राइजिंग, ये सभी को पता ही है। ऑक्सीजन लेवल्स आर डिक्लाइनिंग, 2% ऑक्सीजन हैज बीन लॉस्ट इन द ओशन सिंस द 1960s। ब्लू कार्बन एंड MPAs पे भी बात की गई है, जहां पे मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है वो धीरे धीरे कम होने लगी हैं। एसिडिफिकेशन की बात करें तो जो सी वाटर का pH लेवल है वो रिड्यूस करने की बात हुई तो वो नहीं हो रहा है, एंड वो इंक्रीज होने वाला है बाय द सेंचुरी एंड। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेन फ्रॉम द रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनेस्को को लेके, 193 मेंबर स्टेट्स है, हेडक्वार्टर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अंडर आता है। 5 मेजर एरियाज है, एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल एंड ह्यूमन साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। ये आपको आने चाहिए कि 5 मेजर प्रोग्राम एरियाज है कहाँ पे। अब आते हैं UNCTAD। अगेन इन्होंने भी एक रिपोर्ट रिलीज किया था, अ वर्ल्ड ऑफ डेट 2024, अ ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, जहां पे ग्लोबल डेट क्राइसिस की बात की गई है। तो अगेन बिफोर आई कम टू द फाइंडिंग्स, मुझे पता है यहां तक आपके क्वेश्चन आ गए होंगे कि इतने रिपोर्ट्स रटेंगे कैसे। यार एक टेबल बना लो जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट का नाम और की फाइंडिंग्स को लिख दो।
और उसको एक टैबुलर फॉर्म में बनाओगे, महीने पे महीने 5-6 आपको इंपॉर्टेंट है, उसको आप बना लोगे तो 1.5 पेज में ये आपका आ जाएगा, मैक्सिमम 2 पेज में आ जाएगा, रिविजन करने में आसानी होगी। आते हैं रिपोर्ट के अब की हाइलाइट्स में। रैपिड इंक्रीज इन पब्लिक डेट, अगेन ऑब्वियस है जिस तरीके से ग्लोबल पैंडेमिक रिकवरी दिख रहा है, the market is not rising the way we were anticipating, तो इसके वजह से डेट तो होना ही था, पब्लिक डेट इंक्रीज हुआ है, रीजनल डिस्पैरिटी दिखा जा रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में पब्लिक डेट इज राइजिंग एट ट्वाइस द रेट देखा गया है। Similarly, 50% of developing countries are now dedicating a minimum of 8% of their government revenues to servicing their debts. एंड ODA की बात करें तो वहां पे भी शिफ्ट आने लगा है। सो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज आर फेसिंग a world of debt in 2024. The pandemic recovery has not been favorable for the developing countries. UNCTAD की अगर हम बात करें तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट को लेके बात होता है, हेडक्वार्टर्स जिनीवा के पास है। जो 3 रिपोर्ट्स वो इशू करते हैं वो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ठीक है, ये 3 रिपोर्ट्स इशू करता है UNCTAD। अब आते हैं ओपेक। अब ओपेक को ढंग से पढ़ोगे क्योंकि ओपेक बहुत ज्यादा न्यूज में है, वो बज में है, एंड वो बज में एकदम क्रूशियल टाइम पे आया है। इसी वजह से ओपेक और ओपेक प्लस है क्या, उसको ढंग से पढ़ोगे, क्या करता है, कैसे करता है, इट शुड बी देयर इन योर नोट्स। अगेन अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ओपेक से क्वेश्चन आएगा। क्यों न्यूज में था उसको थोड़ा बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स अभी हम बात करेंगे अबाउट ऑयल आउटपुट के बारे में, जहां पे कट्स करी जाएंगी जो 2025 में एक्सटेंड की जाएंगी। ऑयल प्राइजेस के वजह से वॉर हैज क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन ऑयल प्राइजेस। रशिया ने जिस तरीके से ऑयल मार्केट में डाला है, इट हैज क्रिएटेड फ्लक्चुएशंस इन ऑयल प्राइसिंग। एंड थर्ड, डोनाल्ड ट्रम्प कमिंग इन एंड हैज सेड कि भाई अगर रशिया यूक्रेन क्राइसिस को रोकना है तो ये तो ओपेक कंट्रीज पहले ही कर सकती थी, सऊदी अरेबिया पहले ही कर सकता था। दैट इज प्रोडक्शन को इंक्रीज करके प्राइसेस को इतना गिरा दो कि रशिया बेच ना पाए, राइट, विच इज समथिंग कॉन्ट्ररी टू व्हाट ओपेक हैज डन। नाउ इसी वजह से ओपेक हैज बीन कंटिन्यूअसली इन न्यूज थ्रू आउट द ईयर। जून में हम कवर कर रहे हैं, व्हेन आई एम गोइंग टू डू जनवरी फरवरी ऑल्सो नेक्स्ट जब सीरीज में, यू विल सी कि ओपेक आ ही जा रहा है। तो इसी वजह से ओपेक को ढंग से करोगे, कौन से मेंबर कंट्रीज है इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं इस वाले न्यूज में, दैट इज जून 2024 में ओपेक प्लस ने डिसाइड किया है कि सिग्निफिकेंट ऑयल आउटपुट कट करने वाले हैं। बेसिकली क्या करेंगे, प्रोडक्शन को कम करने वाले हैं। प्रोडक्शन को इसलिए कम करेंगे क्योंकि आपका जो ऑलरेडी मार्केट में फ्लो कर रहा है वो प्राइजेस को गिराने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट प्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए ये आउटपुट कट्स करनी चाहिए। ओपेक फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। अब यहां पे देखो, सऊदी अरेबिया, कुवैत आर पार्ट ऑफ जीसीसी। जीसीसी खुद के डिसीजंस लेता है। ईरान सऊदी अरेबिया को टॉलरेट बहुत कम कर पाता है, बट ईरान अभी सैंक्शंस में है। उनको पता है कि अगर उनको डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो उनको ऑयल प्रोड्यूस करना पड़ेगा और सस्ते में करना पड़े तो कर सकता है। वेनेजुएला इतने सालों से सैंक्शंस में था, फाइनली जाके 2024 में सैंक्शंस हटा है, तो दे विल ऑल्सो हैव हेजिटेंसी टू कट प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो। दूसरे मेंबर्स कौन है? अल्जीरिया, गिनी, गैबोन, लिबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो एंड यूएई। जो भी सऊदी अरेबिया कहेगा वो करेगा। दूसरे जो कंट्रीज हैं उनका इतना से नहीं होता है जब हम ओपेक प्लस की बात करें। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे अगर आप देखोगे, सऊदी अरेबिया इज अ मेजर वॉइस इन ओपेक प्लस, एंड अगर यूएस का प्रेशर रहा तो ये चीज भी बदल सकता है बाय द टाइम वी कम इनटू 2025, मिड ऑफ 2025। ठीक है, सो OPEC countries are important but they are influenced by geopolitics कि वो प्रोडक्शन कम करे, ज़्यादा करे, कैसे करे, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। आते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात करते हैं। तो जहाँ पे एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अवेलेबिलिटी के ऊपर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया गया है। ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है
many member countries have started talking about it, and ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडिंग प्रिंसिपल्स के साथ में ही चलने वाला है, इट्स इन लाइन विद इट, ठीक है। सो ट्रांसप्लांटेशन थेरेपीज के बारे में, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, क्योंकि किडनी की बात करो, हार्ट की बात करो, जो आपका ट्रांसप्लांटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रहा है, राइट। गरीब लोगों को अगेन फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, थ्रू वैरायटी ऑफ मीन्स, वो अपना किडनी से लेके कई ऑर्गन्स समझते नहीं हैं, उनसे ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग करके लिया जाता है, एंड इसका एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो चुका है क्योंकि देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ ऑर्गन्स। तो इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक गाइडलाइंस बनाने की कोशिश की है रिगार्डिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। आते हैं FAO पे, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल हुआ था, FAO ने किया था। वहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज की बात की गई है कि भाई किस तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हम अगेन फूड सेफ्टी को ध्यान रख सकते हैं, चाहे हम जेनेटिक चेंजेस की बात करें इन प्लांट ब्रीडिंग, या हम फूड सेफ्टी की बात करें, या पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें। ऑल ऑफ दिस कैन बी डन थ्रू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। FAO is a specialized agency of the United Nations. 194 countries are members, including India, and ये based है रोम, इटली में। इसी के साथ we are going to complete this particular episode of international organizations in June, जो भी बज़ में था। Reports are important. रिपोर्ट्स में जो मेन की फाइंडिंग है जो इंडिया रिलेटेड है उसको एक बार ध्यान से आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड नो द फुल फॉर्म, वेयर द हेडक्वार्टर्स आर एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसी के साथ आई एम गोइंग टू रैप अप। एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू ड्रॉप इन अ मैसेज ऑन टेलीग्राम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.